हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना दैट इज एलर्जिक रिनाइटिस। एलर्जिक रिनाइटिस नाम से पता चल रहा है कि रिनाइटिस तो ये है, जैसे हम एक्यूट रिनाइटिस, क्रोनिक रिनाइटिस पढ़कर आए थे, देखा था कि नेजल डिस्चार्ज होता है, इरिटेशन होती है, स्नीजिंग होती है, तो ये भी रिनाइटिस है। लेकिन ये एलर्जिक रिनाइटिस यानी कोई एलर्जन मौजूद होगा, उस एलर्जन के आने की वजह से रिनाइटिस हो जाएगा। तो ये एलर्जी है, तो आईजीई मेडिएटेड एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स शो कौन करा है? नेजल म्यूकोजा शो करा है। किसके अगेंस्ट शो करा है? एयरबोर्न एलर्जन के अगेंस्ट। एयर में कोई ऐसा इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में कोई ऐसा एलर्जन है कि जब वो नोज पे जाता है तो नेजल म्यूकोजा एक रिएक्शन शो करता है जिसकी वजह से रिनाइटिस हो जाता है। रिनाइटिस में होगा क्या? वोटरी नेजल डिस्चार्ज होगा। एलर्जी में हमेशा वोटरी डिस्चार्ज होता है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, स्नीजिंग, इचिंग इन द नोज, ये सारे इसके मेन सिम्टम है। अब मजे की बात ये कि एलर्जी दो तरह की हो सकती है, सीजनल भी हो सकती है, पेरिनियल भी हो सकती है। सीजनल का क्या मतलब है कि सिम्टम जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में शो होंगे, लाइक स्प्रिंग सीजन में शो होंगे, और उस सीजन में शो होंगे जब किसी पर्टिकुलर प्लांट के पोलन्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में आएंगे। तो जैसे पोलन्स इन्वायरमेंट में आएंगे, वो पर्सन उस पोलन्स के लिए एलर्जन होगा, तो साथ ही उसके सिम्टम शो होना शुरू हो जाएंगे। पेरिनियल जो है वो थ्रू आउट द ईयर सिम्टम शो करेगा। एटियोलॉजी की बात करें तो एटियोलॉजी तो समझ आ गई है हमें कि एलर्जन कॉज है, लेकिन कुछ लोग जेनेटिकली भी प्रीडिस्पोज हो सकते हैं। एलर्जन की बात करें, एलर्जन अब सीजनल भी हो सकते हैं, पेरिनियल भी हो सकते हैं। सीजनल कौन कौन से, ऐसे कौन से एलर्जन है जो कि सिर्फ एक सीजन में आपको इन्वायरमेंट में मिलेंगे? वो पोलन्स होते हैं, ट्री से ग्रास और वीड्स होते हैं, ठीक है, इन सब के पोलन्स होते हैं। अब हमें पोलन्स की नॉलेज होना चाहिए ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से पोलन्स पाए जाते हैं, किस सीजन में कौन से पर्टिकुलर पोलन्स आते हैं, ताकि जब पेशेंट हमें आके बताए कि मुझे इन्हीं सीजन में या इन्हीं मंथ्स में एलर्जी होती है, तो हमें एग्जैक्टली पता होगा कि किस पोलन से इसको एलर्जी है, ठीक है। तो ये नॉलेज हमें हेल्प करती है। उसके बाद जो पीनियल एलर्जन होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर मिलेंगे, वो कौन से हो सकते हैं? मोल्ड होते हैं, डस्ट माइट, कॉकरोच, डेंडर फ्रॉम एनिमल, ये सारी चीजें जो है थ्रू आउट द ईयर ही होती हैं। तो अगर किसी पर्सन को थ्रू आउट द ईयर एलर्जी रहती है तो उसको फिर पोलन से एलर्जी नहीं होगी, उसको फिर इनमें से किसी चीज से एलर्जी। डस्ट होगी, डस्ट में फाइबर, एनिमल डेंडर्स होते हैं, ये सब चीजें से फिर वो एलर्जी उसको हो सकती है। जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन की बात करें तो जेनेटिकली भी पर्सन प्रीडिस्पोज होते हैं। अगर ऐसा एक बच्चा है जिसके दोनों पेरेंट्स जो है उन दोनों को एलर्जी है, तो उस बच्चे में चांसेस होते हैं कि उसको भी एलर्जी हो, ठीक है। अच्छा, पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस की बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले एलर्जन जाएगा, जब वो अंदर जाएगा तो जाके बॉडी में आईजी एंटीबॉडी बनाएगा। अब ये आईजी एंटीबॉडी बनेगी जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल था ना उसमें, वरना ये एलर्जन तो बहुत सारे लोगों के ना रिस्पायरेशन से अंदर जाएगा, लेकिन उन सब में आईजी नहीं बनेगी। जेनेटिकली प्रीडिस्पोज लोगों में आईजी एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। ये आईजी जाके ब्लड पे जो बेजोफिल है उनके साथ अटैच हो जाएगी या मैस्ट सेल के साथ अटैच हो जाएगी। अब उसके बाद उस पर्सन के आईजी एंटीबॉडी तैयार होकर सेल के साथ अटैच हो गई। अब कभी उसका जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा, दोबारा उस एलर्जन के साथ एक्सपोजर होगा, तो आईजी एंटीबॉडी फौरन से एक्टिवेट होगी, उस एलर्जन के साथ कम्प्लेक्स बनाएगी, आईजी एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्स बनेगा। साथ ही क्या होगा कि बेजोफिल को या मास्ट सेल को जिनके साथ ये अटैच थी उनको एक्टिवेट करा देगी, उनकी डीग्रेनुलेशन हो जाएगी, मास्ट सेल अपने सारे ग्रेन्यूल्स रिलीज कर देंगे, केमिकल मेडिएटर रिलीज करेंगे, उनकी वजह से वहां पे सारी जो रिनाइटिस की साइन सिम्टम है वो आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, प्राइमिंग इफेक्ट अब क्या होता है? प्राइमिंग इफेक्ट ये होता है कि म्यूकोजा जो है वो अर्लियर सेंसिटाइज टू एन एलर्जन विल रिएक्ट टू स्मॉलर डोज ऑफ सब्सिक्वेंट स्पेसिफिक एलर्जन। प्राइमिंग इफेक्ट ये होता है कि वो किसी एलर्जन के लिए म्यूकोजा सेंसिटाइज हो गया, अब आहिस्ता आहिस्ता वो इतना सेंसिटाइज हो गया है कि इवन अगर स्मॉलर डोजेज हैं, लाइक थोड़ा सा ही वो एलर्जन आएगा ना नजर, तो फिर भी इतना ज्यादा स्वेयर किस्म का रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्राइमिंग इफेक्ट। इवन बाजू का तो ये भी कहते हैं कि पेशेंट जिनके लिए एक्सपोज भी नहीं हुआ ना जिन एलर्जन के लिए, उनके अगेंस्ट भी प्राइम हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि एलर्जी जो रिस्पॉन्स है वो टू फेज में होते हैं। मैंने कहा था ना कि किस तरह से होता है कि पहले आईजी एंटीबॉडी आकर मास्ट सेल के साथ और बेजोफिल के साथ अटैच होती हैं, फिर जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होता है एलर्जन के साथ तो वो आके आईजी एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है और मास्ट सेल से उसके जो भी मीडिएटर है वो रिलीज होते हैं। लेकिन ये जो मीडिएटर है ना दो फेजेस में रिलीज होते हैं। एक तो पहले अर्ली फेज आता है, फिर डिलेड फेज आता है। जो अर्ली फेज आता है ये इमीडिएटली 5 to 30 मिनट, जैसे एलर्जन से एक्सपोजर हुआ विद इन 5 to 30 मिनट जो है वो अर्ली फेज शुरू हो जाएगा, क्योंकि मीडिएटर रिलीज हो जाएंगे। अब अर्ली फेज में क्या होगा? स्नीजिंग होगी, रिनोरिया होगा, नेजल ब्लॉकेज होगी, ब्रोंकोस्पाज्म होगा। अर्ली फेज में मीडिएटर कौन सा रिलीज होता है? हिस्टामिन। तो ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है कि अर्ली फेज में कौन सा मीडिएटर रिलीज होता है? अर्ली फेज में जो है वो हिस्टामिन रिलीज होती है, इसको आपने याद रखना है। अर्ली फेज में हिस्टामिन रिलीज होता है। उसके बाद लेट और डिलेट फेज आएगा। लेट और डिलेट फेज में क्या होता है? ये 2 to 8 और आफ्टर आएगा। वो फिर 5 से 30 मिनट था, ये 2 से 8 और आफ्टर एक्सपोजर आ रहा है। और इसमें क्या होगा? आप इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे। पहले सिर्फ हिस्टामिन रिलीज हुई थी, उसने वहां पर रिनोरिया, स्नीजिंग, नेजल ब्लॉकेज करवाया था, लेकिन अब इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे लाइक यूसिनोफिल, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, CD4+ टी सेल्स, ये सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहां पर आ जाएंगे। जब ये आ जाएंगे स्वेलिंग कराएंगे, कंजेशन कराएंगे, और उसके बाद जो है वो लेट फेज जो सिम्टम्स है वो आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए इसके दो फेज। दूसरा जो फेज है जो डिलेट फेज है, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स के आने की वजह से हो रहा है और इसमें स्वेलिंग, कंजेशन, थिक सेक्रीशंस हो रही है। और जो एक्यूट फेज है ये हिस्टामिन की वजह से हो रहा है।
अब आ जाए क्लिनिकल फीचर्स की तरफ, आप डायग्नोसिस किस तरह बनाते हो, आपको हिस्ट्री किस तरह से मिलती है, वो क्लिनिकल फीचर से पता चलेगा। एक तो ये चीज है कि कुछ कार्डिनल सिम्टम है सीजनल एलर्जी के। अब सीजनल एलर्जी के कार्डिनल सिम्टम क्या है, यानी जो एक सीजन में ही होती है, उसमें पारोक्सिस्मल स्नीजिंग होती है, यानी एक दफा स्नीजिंग शुरू हो जाती है, वो पारोक्सिस्मल होती है, बार बार स्नीजिंग हुई जा रही है, ठीक है, और 10 से 20 स्नीज एट अ टाइम आएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे होता है कि एकदम से पारोक्सिस्मल होता है, जो चीज एकदम से शुरू हो जाती है, ब्रेक्स में होती है, तो 10 से 20 स्नीजेस एट अ टाइम आएंगे, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वाटरी नेजल डिस्चार्ज होगा, इचिंग होगी। तो ये सारे जो चीजें हैं ना, ये आपको मिलेंगी सीजनल एलर्जी में, कि पारोक्सिस्मल स्नीजिंग, ये वर्ड याद रखना है। उसके बाद जो पेरिनियल एलर्जी होती है, जो थ्रू आउट द ईयर रहती है, उसमें ये पारोक्सिज्म नहीं आता, उसमें ये नहीं होता कि एकदम से ऐसे अचानक से जो है वो शुरू हो जाएगा, अटैक आ जाएगा, स्नीजिंग अटैक, ठीक है। स्नीजिंग अटैक जो है वो आते हैं सीजनल में, पेरिनियल क्योंकि वो तो थ्रू आउट द ईयर रहनी है, उसमें आपको ये होगा कि उसमें लॉन्ग टर्म आपको इफेक्ट ज्यादा मिलेंगे, लाइक उसमें स्टफी नोज परसिस्टेंटली रहेगा, हमेशा नोज स्टफी लगेगा, लॉस ऑफ सेंस हो जाएगी इसमें आहिस्ता आहिस्ता, पोस्ट नजल ड्रिप होता जाएगा, क्रोनिक उसको कफ होगी, इवन कि उसको हेयरिंग इंपेयरमेंट भी हो जाएगा क्योंकि यूस्टेकियन ट्यूब उसकी ब्लॉक होगी। तो ये उसको सिम्टम्स आएंगे क्योंकि उसको थ्रू आउट द ईयर उसका ये मसला है। लेकिन अटैक्स स्नीजिंग के किसको आ रहे हैं, जिसको सीजनल एलर्जी है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए कि एलर्जी के साइंस क्या मिलेंगे। ये तो सिम्टम हमने डिस्कस किए ना, ये सिम्टम थे कि पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा। साइंस होंगे जो हमें एग्जामिनेशन पे मिलेंगे। सबसे पहले हमें साइन नेजल साइन मिलेंगे, फिर कुछ ऑक्यूलर साइन है, फेरेंजियल साइन है, लेरेंजियल साइन है। नेजल साइन क्या मिलेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है एलर्जिक सल्यूट। ये क्या होता है कि नोज के डोर्सम पे ना आपको ट्रांसवर्स नेजल क्रीज मिलती है, ठीक है। ट्रांसवर्स नेजल क्रीज होती है, एक ब्लैक लाइन सी होती है जो मिड ऑफ द डोर्सम पे मौजूद होती है। ये बार बार जो रबिंग की जा रही थी ना नोज की, अपवर्ड रबिंग, उसकी वजह से ये बनता है। जब नेजल डिस्चार्ज होता है तो वो अपवर्ड रबिंग करता है नोज की, उस वजह से उधर ना एक ट्रांसवर्स ब्लैक कलर की क्रीज बन जाती है, उसको कहते हैं एलर्जिक सल्यूट। उसके अलावा ये तो एक नेजल साइन हो गया। इसके अलावा आप नेजल का जब राइनोस्कोपी करोगे आपको जो म्यूकोजा है वो पेल नजर आएगा, और बाजू का तो ब्लूइश भी हो सकता है, जो टर्बिनेट्स होंगे वो सोलन होंगे, और आपको नोज में डिस्चार्ज नजर आएगा, थीन वाटरी या म्यूकोइड डिस्चार्ज, ठीक है। उसके बाद ओक्यूलर साइन की बात करें तो ओक्यूलर में एलर्जिक शाइनर होते हैं। इसमें ना एलर्जिक शाइनर क्या होते हैं कि डार्क सर्कल बन जाते हैं अंडर द आई। इसके अलावा ओक्यूलर साइन के होंगे एडिमा ऑफ लिड्स होगा, कंजेशन होगी, कोबलस्टोन अपीयरेंस भी हो सकती है। कोबलस्टोन अपीयरेंस आप लोगों को जब आई में आप पढ़ते हो ना कंजक्टिवाइटिस, उसमें आप देखते हो कि जो एलर्जी की वजह से कंजक्टिवाइटिस होता है ना, उसमें फिर कोबलस्टोन अपीयरेंस होती है क्योंकि वहां पे क्या बन जाते हैं, पैपिला बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कोबलस्टोन अपीयरेंस भी याद रखनी है, एडिमा ऑफ लिड भी याद रखना है, एलर्जिक शाइनर भी याद रखने हैं। इसके अलावा ऑटोलॉजिकल यानी ईयर में आपको क्या साइन मिल सकते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यूस्टिकियन ट्यूब ब्लॉक है, उस वजह से। सीरोसोटाइटिस मीडिया हो सकता है, ये भी यूस्टिकियन ट्यूब के ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है। फेरेंक्स में आपको कौन सा साइन मिल सकते हैं, फ्रेंजियल साइन, तो आपको ग्रेन्युलर फ्रेंजाइटिस मिल सकता है क्योंकि जो लिम्फोइड टिश्यू है ना, अब लिम्फोइड टिश्यू जो है वो उनका हाइपरप्लेजिया हो रहा है फेरेंक्स में, उनके हाइपरप्लेजिया की वजह से ग्रेन्यूल्स हमें नजर आ रहे हैं, तो ग्रेन्युलर फ्रेंजाइटिस। उसके बाद लेरेंजियल साइन क्या मिलेंगे, होर्सनेस और एडिमा होगा वोकल कॉर्ड का। तो जब आपने इसका एलर्जी का अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपने जब एग्जामिनेशन लिखना है उसमें आपने ये सारे साइंस मेंशन करने हैं, नेजल साइन, ओरल साइन, फेरेंजियल साइन, लेरेंजियल साइन, ओक्यूलर साइन, ऑटोलॉजिकल साइन, ठीक है। ये सारे साइंस मेंशन करने हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐसे जो है ये चीजें, चले ये भी देख ही लेते हैं। एंटीजन आता है ना जैसे ही, तो वहां पे मैस्ट सेल होते हैं जो सेंसिटाइज होते हैं। ये सेंसिटाइज क्यों है, क्योंकि इनके साथ आईजी एंटीबॉडी अटैच्ड हुई है। लेट्स सपोज कि जब फर्स्ट एक्सपोजर हुआ था ना, तो उसकी बॉडी में आईजी एंटीबॉडीज बनी थी, और वो आईजी एंटीबॉडी इस तरह से आके ना मैस्ट सेल के साथ अटैच्ड है। तो जब वो मैस्ट सेल के साथ अटैच्ड है ना, अब जैसे एंटीजन दोबारा आता है, वो एंटीजन आके इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है। जब वो बाइंड करता है तो मैस्ट सेल एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो पहले ये कुछ प्री फॉर्म्ड मेडिएटर रिलीज करता है, यानी जो पहले से इसने बनाए होते हैं, उसके बाद ये कुछ नए बना के रिलीज करता है। तो जो प्री फॉर्म होता है उसमें हिस्टामीन है, उसमें हैपरिन है, उसमें इओसिनोफिल, कीमोटैक्टिक, न्यूट्रोफिल, कीमोटैक्टिक फैक्टर वगैरह आ जाते हैं। जो न्यूली सिंथेसाइज है वो जिससे खुद बनाने हैं, बाद में बनाने हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन आ जाता है, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से मेडिएटर रिलीज होते हैं मास्ट सेल से, तो आपने उनको दो तरह से बताना है, एक जो न्यूली मतलब प्री फॉर्म थे और एक जो न्यूली सिंथेसाइज है। उसके बाद जो है वो ऐसा इसमें कुछ करने वाला नहीं है, जो चीजें हमने देख ली है वही है। इसमें वो बता रहा है कि जो स्पेसिफिक एलर्जिक स्टिमुलस है, यानी जो एलर्जिक जो स्टिमुलस जिसके अगेंस्ट वो पर्सन एलर्जिक है, ठीक है, जो भी एंटीजन है, जब वो आता है आईजी से मेडिएट करता है, तो साथ ही जो मैस्ट सेल है या ब्लड बेजोफिल है उनके साथ क्योंकि आईजी एंटीबॉडी अटैच होती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो उनमें साइक्लिक एएमपी से साइक्लिक जीएमपी की रेशो डिक्रीज हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। जैसे ये रिलीज होती है ना, तो उनके लिए एक स्टिमुलस होता है, साथ ही वो क्या करते हैं, अपने मेडिएटर रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक नई चीज हमें पता चली कि जैसे मैस्ट सेल एक्टिवेट होते हैं उनमें साइक्लिक एएमपी से साइक्लिक जीएमपी की रेशो का ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। ये तो स्पेसिफिक स्टिमुलस था ना। कुछ नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलस भी होते हैं जिनके अगेंस्ट भी ये सारा रिएक्शन चल सकते हैं। वो जो हमने देखा था कि प्राइमिंग इफेक्ट हो जाता है, फिर जो नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलस उनके अगेंस्ट भी पर्सन
सेंसिटाइज हो जाता है। उसमें कोई इमोशनल स्टिमुलस हो सकता है, सैलिसाइलेट हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन हो सकती है, ठीक है। अब कोई भी रीजन बनी, लेकिन जैसे ही मास्ट सेल एक्टिवेट हुए और अपने मेडिएटर रिलीज किए, तो आगे फर्दर मेडिएटर करेंगे क्या, सबसे पहले वास्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, वैसोडाइलेशन कराएंगे। वैसोडाइलेशन होगी तो यहाँ पे एडिमा शुरू हो जाएगा, नेजल ब्लॉकेज हो जाएगा। उसके बाद वो स्मूथ मसल टोन चेंज कर देंगे, स्मूथ मसल टोन चेंज करने की वजह से यहाँ से ब्रोंकोस्पैज्म हो जाएगा। तीसरा, वो ग्लैंड को हाइपर एक्टिव कर देंगे, जिसकी वजह से सिक्रीशन ज्यादा होंगी, रिनोरिया होगा। तो मेन एलर्जी की सिम्टम्स क्या होती है, नेजल डिस्चार्ज हो रहा होता है, रिनोरिया हो रहा होता है, ब्रोंकोस्पाज्म है और नेजल ब्लॉकेज होता है। तो वो हमने रीजन देख लिया कि नेजल ब्लॉकेज क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एडिमा है। ब्रोंकोस्पाज्म क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेडिएटर आए थे उन्होंने स्मूथ मसल की टोन चेंज की है। और रिनोरिया क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ग्लैंड्स की हाइपर एक्टिविटी हो चुकी है। तो ये सारी होगी जिसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब डायग्नोसिस की तरफ आ जाए कि हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। डायग्नोसिस बनाने के लिए पहले तो हम इतना ज्यादा एग्जामिनेशन करेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, उसके बाद हम उसकी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में टोटल एंड डिफरेंशियल काउंट आ जाता है। टोटल एंड डिफरेंशियल काउंट हम क्यों करें, क्योंकि एलर्जी के लिए इयोसिनोफिल सेल्स होते हैं, तो अगर तो उसमें एलर्जी है तो उसका इयोसिनोफिल काउंट इंक्रीज हुआ होगा। फिर नेजल स्मीयर क्या रहेगा, नेजल स्मीयर में क्या करते हैं, आपको इयोसिनोफिल नजर आएंगे, ठीक है। नोज से जब आप टिश्यू लेकर ना उसको स्मीयर करेंगे तो आपको क्या नजर आएंगे, आपको इयोसिनोफिल नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर वो एक चीज बताते हैं, वो कहते हैं इयोसिनोफिल सिर्फ एलर्जी में नहीं आपको मिलेंगे नेजल स्मीयर में। अगर किसी को नॉन एलर्जिक रिनाइटिस विद इयोसिनोफिलिया सिंड्रोम है तो उसमें भी आपको नेजल स्मीयर पर इयोसिनोफिल मिल सकते हैं। इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पर नेजल स्मीयर से आपका डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो रहा था, आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करनी है। स्किन टेस्ट आ रहा है, स्किन टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है जो एलर्जी के लिए यूज किया जाता है। ये क्या करता है, स्पेसिफिक एलर्जन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्किन टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि उस पर्सन को एलर्जी है किस चीज से। इसमें हम क्या करते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं। एक्सीलेंट मेथड है ये एलर्जन के लिए। इसमें ये करना है आपने कि आपको अब वो बता रहा है कि मुझे इस सीजन में एलर्जी रहती है। अब आपको पता है कि इस सीजन में कौन कौन से पॉलन्स होते हैं, तो आप उनमें से कोई पॉलन लोगे, वो एलर्जन लोगे। आप क्या करोगे कि कॉन्सेंट्रेटेड उस एलर्जन का सोल्यूशन लोगे और उसको ना फोरआर्म पे रख दोगे, उसका एक ड्रॉप जो है पर्सन के फोरआर्म पे रख दोगे। अब आपने एक नीडल लेनी है, उस जो ड्रॉप रखा है उसमें आपने नीडल को प्रिक कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, लेट्स सपोज कि मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज कि ये पर्सन का फोरआर्म था, ठीक है, और ये आपने जो है यहाँ पर रखा है वो ड्रॉप एलर्जन का। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप नीडल जब ऐसे प्रिक कर रहे हो ना, तो यहाँ फोरन पे रास्ता मिल गया एलर्जन को अंदर जाने का। इसकी मदद से एलर्जन अंदर चला जाएगा। जब वो अंदर चला जाएगा तो फौरन से रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। वहां पर जो भी आईजी एंटीबॉडी पड़ी हुई थी, मासल पड़े थे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, अपने मीडिएटर रिलीज करना शुरू कर देंगे। तो वहाँ पे जोन बन जाएगा एरिदीमा का, फ्लेयर यानी रेड हो जाएगी वो जगह, ठीक है, क्योंकि वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो पॉजिटिव रिएक्शन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन इसी एलर्जन के अगेंस्ट जो है ना वो सेंसिटाइज हुआ है। तो सेंट्रल व्हील बन जाएगी और एरिदीमा बन जाएगा। तो ये स्किन टेस्ट हो गया। उसके बाद जो है एक स्पेसिफिक आईजी मेजरमेंट भी आपने कर लेनी है। ये भी कि इन्वेस्टिगेशन आपको पता चल जाएगा कि उसकी आईजी का लेवल ब्लड में इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। और नेजल प्रोवोकेशन टेस्ट है, वैसे अब ऑब्सोलीट है, अब ये नहीं यूज करते, पहले यूज करते थे। इसमें करते हैं कि वो जो एलर्जन होता है ना उसको नोज में लेके जाते हैं, नेजल म्यूकोजा के पास जैसे वो एलर्जन जाता है तो नेजल म्यूकोजा से क्या होता है, वो क्योंकि वो उसके अगेंस्ट सेंसिटाइज है, वो फौरन से रिएक्शन शो करता है और स्नीजिंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो अब जो टेस्ट है वो स्किन टेस्ट बेस्ट है। इसके अलावा नेजल स्मीयर और टोटल डिफरेंशियल काउंट्स भी किए जाते हैं। चलें जी, उसके बाद आप देख लें कि ट्रीटमेंट इसका क्या करना है। ट्रीटमेंट को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है ये एलर्जी है, तो हम उस पेशेंट को कहेंगे कि आप उस एलर्जन को अवॉइड करें, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जी होना चाहिए। उसके बाद कुछ ड्रग्स हैं जो हम आपको दे देते हैं, और अगर ड्रग्स से भी फर्क नहीं पड़ा तो फिर हमें एट द एंड इम्यूनोथेरेपी करनी पड़ती है। तो पहली चीज क्या है कि एलर्जन को अवॉइड करना है। मोस्ट सक्सेसफुल ये कि आप उस एलर्जन से बचें, ठीक है। अगर कोई पेट वगैरह घर में रखा हुआ है तो उसको आप रिमूव कर दें। अगर कोई पिलू है, जिस भी चीज से एलर्जी है ना, तो आपने उस चीज को अवॉइड करना है। उसके बाद ड्रग्स कौन सी देनी होती है, एंटी हिस्टामिन देनी है क्योंकि इसमें हिस्टामिन इन्वॉल्व था। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग देनी है, ठीक है, अल्फा एडिनर्जिक वगैरह हम दे रहे होते हैं। उसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड देने हैं। सोडियम क्राइमोग्लाइकेट है। सोडियम क्राइमोग्लाइकेट जो है ये मासल स्टेबलाइजर है, मासल को स्टेबलाइज करेगा ताकि मासल के मीडिएटर रिलीज ना। एंटीकोलिनर्जिक देने हैं। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। एंटी आईजीई है। तो इस सारे ड्रग्स के आपने नाम याद कर लेने। एंटी हिस्टामिन है, सिम्पैथोमिमेटिक, एंटीकोलिनर्जिक, कोर्टिकोस्टेरॉइड, सोडियम क्राइमोग्लाइकेट है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और एंटी आईजी। ये जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एलर्जी राइटिस के सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इनको आपने सिर्फ एक्यूट एपिसोड में यूज करना होता है। ये नहीं कि इनको यूज करते ही जाना है बिकॉज इनके फिर सिस्टमिक साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, ये इम्यूनिटी आपकी सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बात कर लेते हैं कि इम्यूनोथेरेपी क्या होती है। अगर कोई पर्सन जो है वो मेडिसिन वगैरह ले रहा है लेकिन उसको ऐसा ट्रीटमेंट उसका मतलब वो रिकवर नहीं कर रहा, उसको अभी भी तक एलर्जी चल रही है, अभी तक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर इम्यूनोथेरेपी करनी है। इसमें हम पर्सन को जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हाइपोसेंसिटाइज करते हैं, उसकी सेंसिटिविटी कम करते हैं। सेंसिटिविटी कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल ना उसका एलर्जन के साथ एक्सपोजर कराते रहते हैं, थोड़े थोड़े एलर्जन के साथ। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर उस एलर्जन के लिए डिसेंसिटाइज होना शुरू हो जाता है। फिर एक मेंटेनेंस डोज आ जाती है, उसके साथ हम उसका एक्सपोजर कराएंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जब बार बार उसका हम एक ही एलर्जन के साथ एक्सपोजर करा रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आहिस्ता आहिस्ता रोज की रोज अमाउंट इंक्रीज करते जाना है, तो उसमें जो आईजी एंटीबॉडी की फॉर्मेशन थी वो सप्रेस हो जाएगी। आईजी जी एंटीबॉडी का टिटर डिक्रीज हो जाएगा, एंटीबॉडीज उसमें कम हो जाएंगी। जब एंटीबॉडीज कम हो जाएंगी तो जो रिएक्शन वो शो करता था वो भी क्या हो जाएगा,
ठीक हो जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। चलें जी, उसके बाद ऐसे जिसमें कुछ भी नहीं करना। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम वैसोमोटर रिनाइटिस की बात करते हैं।